जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी एनसीईआरटी वन लाइनर का लेकर आए हैं। और यह जो है एनसीईआरटी वन लाइनर है और यह विगत एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित सभी प्रश्न हैं जो कि विगत एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और यह एनसीईआरटी से हैं। तो देख लीजिए कि जैसा कि सामने में ही है, नज़र आ रहा है। तो आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट रहना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एक रास्ता तय करता है, क्वेश्चन बनाने का पैमाना तय करता है और इसी के माध्यम से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के ही अधिकांश प्रश्न रहते हैं। और जितना कि एक विषय इतना पेज में कराया जा रहा है, इतना पॉलिटी कराया जा रहा है एक क्वेश्चन, तो इससे बाहर तो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। अब नहीं मानने का तो कोई सवाल नहीं है, अपने अनुभव के बारे में अनुभव के अनुसार बता रहे हैं और इसी से प्रश्न रहेगा। और यह बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ही काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हम बता दें कि हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी का, भूगोल का एनसीईआरटी क्लास 6 से 12, क्लास 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। उसका वीडियो आप देख लें। उसके बाद इतिहास का कराया जा चुका है, उसका 6 to 12 कराया जा चुका है, क्लास 6 से 12, उसको आप देख लें, सभी प्ले लिस्ट में मौजूद है। साथ ही साथ साइंस कराया जा रहा है, तो उसे भी आप देख लें। और पॉलिटी का यह चौथा पार्ट है, तो आप इस सभी वीडियो को देख लेते हैं और करंट अफेयर कर लेते हैं, तो निश्चित है कि आपसे जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा और यह रिवीजन सीरीज है, उतना समझाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें जो है रिवीजन सीरीज के माध्यम से बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इतना मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, देखिए सभी प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए यूपी ऐसा ही, यूपी दरोगा में पूछ ले है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा है, सब में तो पूछा ही है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा है। चलिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, बहुत पुराना है, तो गृह मंत्री, तो ये याद नहीं रखना है, तो उत्तर प्रदेश से जो संभावित एग्जाम है उसी में यह पूछा जा सकता है। भारत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री जो पहले मंदिर के एक पुजारी थे, योगी आदित्यनाथ। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है, विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। मुख्य सचिव का चयन करता है राज्य का मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, राज्य का मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन। मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति होता है, तो वह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है, तो वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति होता है, तो नियुक्ति पाता है। तो मुख्यमंत्री के क्या होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति ही होती है, या जो है सही है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित एक सही कथन नहीं है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सलाह पर सब कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन वह जो है विवेकाधीन कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करता है। ये बात सही है, ठीक ना। चलिए, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 167। संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 167। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने थे नोगथोम्बम बीरेन सिंह। नोगथोम्बम बीरेन सिंह। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, तो केरल।
दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 70 भागों में। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 70 भागों में। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र हैं तो 6, वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती थी 6 वर्ष। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 वर्ष होती थी। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर राज्य से। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। राज्यसभा, जम्मू और कश्मीर, विधानसभा, विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खो में विशेष उपबंध प्रावधानित है असम राज्य के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खो में 371 के खो में विशेष उपबंध प्रावधानित है किसके लिए? असम राज्य के लिए। भारत का वह राज्य जहाँ सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है तो गोवा। भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति हैं DY चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है उच्चतम न्यायालय, गठन, शक्ति और क्षेत्राधिकार। किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है? तो मिनर्वा मिल्स बाद में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है तो अनुच्छेद 124। नेक्स्ट, याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश कौन देता है? तो उत्प्रेषण रीट। कौन सा रीट देता है? उत्प्रेषण। या वह याचिका किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है तो उत्प्रेषण रीट के माध्यम से। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। तो चलिए नेक्स्ट है, भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने की थी? जस्टिस TS ठाकुर ने। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्ती में वकील रहा हो 10 साल तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो 5 वर्ष की। वह संस्थान जिसके पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अभिप्राय उन मामलों से हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है तो आरंभिक अधिकारिता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं जिसमें 33 अवर और 1 मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 124 के खंड के 2 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष होता है महासचिव। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष कौन होता है? महासचिव। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दीपक मिश्रा। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्मस्ततो जया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? न्यायिक स्वतंत्रता। या कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट,
वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संचालित किया जाता था संसद भवन से। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत एक बार कार्य भी किया है जिनका नाम क्या है, हिदायतुल्लाह। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। 124 से लेकर 127 तक। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, या पुराना क्वेश्चन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ पहले थे, अभी नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सांसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच की जाती है न्यायिक समीक्षा के जरिए। न्यायिक समीक्षा के जरिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून का अंतिम व्याख्याकार होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है, तो भाग 5। लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ है व्यक्ति को पेश किया जाना। लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, व्यक्ति को पेश किया जाना। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय है तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो अनुच्छेद 129 में वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट प्रश्न, परम दायित्व की अवधारणा को डैश के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है, MC मेहता बनाम भारत संघ में। भारत में जनहित याचिका के लिए नींव रखी थी न्यायिक सक्रियता ने। भारत में जनहित याचिका के लिए नींव किसने रखी, न्यायिक सक्रियता ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है, तो भारतीय संसद के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद गढ़ा था आर्थर सले सिंगर जूनियर ने। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद गढ़ा था किसने, आर्थर सले सिंगर जूनियर ने। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में डैश संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के तहत 1935 में यह व्यवस्था थी, जिसको जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसे समाप्त कर दिया गया। भारत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या होती है वर्तमान में 34। भारतीय संविधान का वह भाग जो सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है, तो भाग 5। कौन सा भाग, भाग 5। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1950 में। वह याचिका जो सरकारी पद के लिए अनाधिकार ग्रहण को रोकती है, तो अधिकार परीक्षा जिसे को वारंटो भी कहते हैं, वह याचिका जो सरकारी पद के अनाधिकार ग्रहण को रोकती है, तो अधिकार परीक्षा जिसे को वारंटो कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश अर्थात जज होना चाहिए लगातार। किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय क्या हो, एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में होना चाहिए। या तो यह सभी जो है यह सभी योग्यता है किसका, न्यायाधीश होने का। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए तरीका है सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने किस
केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं? तो DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। भारत के उच्चतम न्यायालय ने डैश के मामले में सार्वजनिक न्याय सिद्धांत को लागू किया था MC मेहता बनाम कमलनाथ में। वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया। तो दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018 में। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो संसद में। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम जब पूरा नहीं होता है। तदर्थ कोरम पूरा 1/10 है, नहीं पूरा होता है, तब किसकी नियुक्ति होती है? तदर्थ न्यायाधीश की, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, ठीक, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कब? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम पूरा नहीं होता है तब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है खंड को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है तो मूल अधिकारों का संरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है केशवानंद भारती बाद 1973 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। 137 के तहत पुनर्विलोकन करता है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक व्याख्या। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचांग निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर वो संवैधानिक घोषित किया है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। जनहित याचिका की शुरुआत की गई न्यायिक पहल द्वारा। भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है तो जनहित याचिका। भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है जनहित याचिका। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने के लिए। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है 5 रिट याचिकाएं। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है कितनी याचिकाएं? 5 रिट याचिकाएं। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है उत्प्रेषण रिट। न्यायालय में जब कार्यवाही लंबित होता है तो उस दशा में कौन सा रिट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, तो उस रिट को कहा जाता है मैंडेमस, जिसे परमादेश कहते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त होते हैं सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है परमादेश रिटों में। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है किसमें? परमादेश रिटों में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी गोलकनाथ केस में, और सबसे बड़ी किसमें बनी थी? केशवानंद भारती में। भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही
अंग्रेजी भाषा में होगी। यह विहित है भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। भारत उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। तो शेर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में यह बात कही गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा। तो नीलबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। सेहात बनाम भारत संघ के बाद में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेक्षित किया है कि इस स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन कोड लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के बाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है वह था विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। उच्चतम न्यायालय ने पी.ए. संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी बात का निर्णय दिया 3-2 के बहुमत से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारित किए जाते हैं संचित निधि पर। भारत की संचित निधि पर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसदीय अधिनियम द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसदीय अधिनियम द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि कितना होगा, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है तो उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन है, तो न्यायपालिका। बेस्ट बेकरी मामले की प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई। न्यायालय के समक्ष अपने बयान से बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए दी गई थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे किशुनदास कानिया। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और देश के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो 1956 के अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम के पहले से। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकती है भारत की संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 141। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंप सकता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है, तो राष्ट्रपति के आदेश के बगैर। PIL का पूर्ण रूप क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है, तो अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था जस्टिस बी रामास्वामी के विरुद्ध। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था, तो 1991 में। किस वर्ष, 1991 में। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय
किस पर बाध्यकारी है? तो भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है उच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां और क्षेत्राधिकार। अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय किया, अब उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी वर्ष 1800 में। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है इलाहाबाद हाईकोर्ट। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है इलाहाबाद हाईकोर्ट। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है, अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है, अनुच्छेद 241। उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति उल्लेखित है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन सौंप दिए जाएंगे कांजी हाउस को। किसको? कांजी हाउस को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, अनुच्छेद 219। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 219। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1966 में। भारत के वे 3 शहर जहां उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय बनाया गया है अमरावती में। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक नहीं कर सकते, राजनीतिक दल और राजनीतिक नहीं कर सकते जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय के सामने। किसके सामने? उच्च न्यायालय के सामने। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? तो 62 वर्ष उच्च न्यायालय का है, 62 वर्ष। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करेगा उच्च न्यायालय के समक्ष। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार स्थापित की गई थी 1862 में 3 जगह पर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद मृत्यु दंड दिया जा सकता है सत्र न्यायालय द्वारा। 1866 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। और दिल्ली की 1966 में। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को निषेध प्रकार की याचिका, किस प्रकार की याचिका? निषेध प्रकार की याचिका जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात्करण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है किसके पास? भारत की संसद के पास। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 1869 में। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो मेघालय उच्च न्यायालय ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 227। वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो अनुच्छेद 141। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 141। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध है, असम,
नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? वर्तमान में 25। सबसे अधिक बेंच है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, सबसे अधिक बेंच गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861 में। 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में हुई थी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज की पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज की पेंशन संचित निधि से, वेतन राज्य की संचित निधि से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं परमादेश जारी करने की शक्ति। भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह बात सही है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का नहीं है, मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1955 में। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा की जाती है। किस वर्ष दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? तो 1971 तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1966 में। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हिमा कोहली। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई थी मद्रास में। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय किसके परामर्श से की जाती है? राज्यपाल के परामर्श से। किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से। भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1991 में। 1991 में। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। किसे? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट चैप्टर, अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त वह शर्त जो एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीशों का पात्र होने के लिए आवश्यक है, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई 1985 में। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना 2009 में की गई थी। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को डैश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में? राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना। भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम नालसा के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन नेक्स्ट यूनिट है। तो इस यूनिट में पहला चैप्टर है पंचायती राज का विकास एवं संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जिसका गठन कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? राजस्थान ने 1959 में। चलिए नेक्स्ट, पंचायतों को सर्वाधिक संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 243 के तहत। ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है छवि राजावत। ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन है? छवि राजावत। ग्राम सभा में शामिल है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। वह राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है तो नागालैंड में नहीं है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितना पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3।
पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बो के अंतर्गत अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था है तो पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? ब्लॉक स्तर पर। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण को मंजूरी दी है? 50%। पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई वर्ष 2018 में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। वह सरकार जो आम लोगों के सबसे करीब है तो स्थानीय सरकार। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। स्थानीय सरकार के मंत्री मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित है 243 का जे लेखाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह भाग जो पंचायतों से संबंधित है 9 भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत की शक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है 243 का जी पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक और उससे अधिक नहीं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है पंचायत। वह इकाई जिसको राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है तो ग्राम सभा को। किसको? ग्राम सभा को। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है तहसील स्तरीय पंचायत। तहसील स्तरीय पंचायत। भारतीय संविधान के 73वां और 74वां संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकार को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना है। 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किसने की थी? तो पी.के. थोंगन समिति ने। भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है नगर पंचायत। संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है ग्राम निगम। खंड ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है समिति के सदस्य द्वारा। पंचायत समिति के सदस्य द्वारा पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है जिसे प्रमुख भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन 20 लाख से अनधिक जनसंख्या 20 लाख से मतलब कम जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। वह राज्य जिसमें कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है तो मेघालय में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है पंचायतों को। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है तो मेघालय में, नागालैंड में नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था वर्ष 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष बनाया गया? 2004 में। न्याय पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो न्याय पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। पार्षद का निर्वाचन होता है नगर निगम में। पार्षद का निर्वाचन कहाँ होता है? नगर निगम में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किसका प्रावधान है? तो नगर पंचायत का। वह अधिनियम जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था। पेशा अधिनियम 1996। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम सभा से संबंधित है 243 का ए। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के डैश से कम ना हो को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा 1/3। कितना? 1/3। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? राज्य विधानमंडल। किसी दिए गए याद रखना है पंचायत की संरचना किस अनुच्छेद में? 243 के सी में इसका निर्णय राज्य विधानमंडल। किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त
शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो तो अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी संबंधित है पंचायतों में सीटों के आरक्षण से। डी क्या किससे संबंधित है? अनुच्छेद डी संबंधित है आरक्षण से। और सी किससे संबंधित है? तो संरचना से। याद रखिएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है एक सरपंच। सभी ग्राम पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है छावनी परिषद। छावनी परिषद किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था भाग 9 पंचायत को। किस भाग को? भाग 9 में पंचायत को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। भारतीय संविधान में पंचायतों के लिए स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है 29 विषय। कितना विषय? 29 विषय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को वर्गीकृत किया गया है 3 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। किसके तहत? 243 क्यू के तहत। शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है तो जिला पंचायत। वह कार्य जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो कानून और व्यवस्था क्षेत्राधिकार स्थानीय निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था 1989 में। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है पंचायती राज संस्थान में। पंचायती राज संस्थान में अनुच्छेद 243 सी संबंधित है पंचायतों की संरचना से। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? 21 साल। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। किस राज्य की विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने विधानसभा ने। भारत का पहला नगर पालिका निगम था मद्रास नगर निगम। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? LM सिंघवी समिति। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है तो मैट्रिक। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता है न्यूनतम योग्यता कक्षा 5। तो चलिए नेक्स्ट भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है तो गांव, तालुका, राजस्व प्रभाग और कलेक्टोरेट। भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम गांव, उसके बाद तालुका, उससे ऊपर तालुका, इससे राजस्व प्रभाग, इससे ऊपर कलेक्टोरेट। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है जिलाधिकारी। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधायिका को। वह निकाय जिसमें गाँव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं तो वह निकाय कहलाता है ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी लोग जो मतदाता सूची में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1954 में। किस वर्ष? 1954 में केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था। वह समिति जो भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है NR नारायण मूर्ति समिति। NR नारायण मूर्ति समिति स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और नगरीय स्तर की सरकार को किस वर्ष में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था? तो 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है ग्राम पंचायतें। 1993 में लागू हुए संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। 73वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया।
भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किसका उल्लेख है? तो ग्राम सभा का। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण सिद्ध करता है पंचायती राज की स्थापना। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम लागू किया गया था 1996 में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 D3 में। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली है 21 वर्ष की। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज राज्य पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात की थी। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार लिंग और जाति। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है तो स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, कृषि आय पर कर। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया 1993 में। किस वर्ष? 1993 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान और सरपंच, प्रधान और पंच। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है पंचायती राज का। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 का घ। अनुच्छेद 243 का डी जो है आरक्षण का प्रावधान करता है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी LM सिंघवी समिति के द्वारा। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है PBN राव समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी द्विस्तरीय प्रतिमान की। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अनुसूचित जाति है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है नगर पंचायत को। स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है, केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, यहाँ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्था नहीं है, नागालैंड में नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है। किस राज्य में? बिहार राज्य में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा का अधिकार किस राज्य में? बिहार राज्य में। एक पंचायतों से संबंधित नहीं है संविधान का 74वां संविधान संशोधन या नगर पालिका से संबंधित है शहरी निकाय से। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायतों के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है तो 6 महीना के अंदर ही होना चाहिए। पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप आयोजित करता है उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज पर गठित समितियों का काल क्रमानुसार क्रम है तो BR मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में। ऐसे करके आप याद रखिएगा। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243 ZD के तहत। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है 21 वर्ष। किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है तो ग्राम समिति शामिल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए मिलान करने वाला है समितियां और वर्ष।
पीके थुंगन समिति 88, पीके थुंगन समिति 88, अशोक मेहता 77, बी.आर. मेहता 1957, एल.एम. सिंधवी 86, थुंगन 88 में, मेहता 87 में, अशोक मेहता 87 और बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता 57, सिंधवी 86। तो चलिए नेक्स्ट, फिर से पंचायती राज से संबंधित समितियां और गठन। अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंधवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। तो चलिए फिर से आया वही, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंधवी समिति 86, थुंगन समिति 88। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नगरीय प्रशासन। पंचायत के बाद नगरीय शासन। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो नगर परिषद नहीं है, या नगरीय शासन के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है? नगर आयुक्त। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका नगर आयुक्त निभाता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है महापौर, जिसे मेयर कहते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मद को रखा गया है? तो 18। पंचायत में 29। नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था 1992 में। किस वर्ष? 1992 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 243 पो के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? 5 वर्ष तक। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में। 74वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993 को। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। नगरीकरण वक्र में त्वरित व्यवस्था कहा जाता है द्वितीय अवस्था को। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है किसे? द्वितीय अवस्था को। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकास खंड से। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकास खंड से। नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो भाग 9A। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। चलिए, नगरीय या ग्रामीण इकाई, स्थानीय शासन संस्था। तो चलिए, झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद, सैफई क्षेत्र समिति। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किसकी शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? शहरी स्थानीय निकाय। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियां का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है तो महापौर। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है सहकारी समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। कितना हो सकती है? 21। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है संवैधानिक निकाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें यूनिट है संवैधानिक निकाय। इसमें सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर इसमें है निर्वाचन आयोग। संविधान CEC मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते लाना पड़ेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कितने वर्ष अवधि होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय निषेध है घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण करना। चलिए, बाद में वोट देने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। पहले 21 साल था, घटाकर 18 साल कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राज्य चुनाव आयोग
किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है? तो राज्य विधानसभा के लिए नहीं करता है। राज्य विधानसभा के लिए करता कौन है? तो चुनाव आयोग करता है। यहाँ जो है राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराता है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग गठित किया गया था 1952 में। कब? 1952 में, अंतिम बार 2002 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को दायर किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। अनुच्छेद 71 के तहत वह संगठन जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, भारत निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव आयोजित करता है, भारत निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए गठन किया गया था दिनेश गोस्वामी समिति का। किसका? दिनेश गोस्वामी समिति का। भारत में एक संवैधानिक निकाय है तो भारत निर्वाचन आयोग। भारत में एक संवैधानिक निकाय है, भारत निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में सदस्य हैं तो 2 सदस्य हैं, कुल 3 सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, संसदीय तथा अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया है चुनाव याचिका। क्या है? चुनाव याचिका। भारत में मतदाता सूची के बारे में सही कथन है। मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को यह मुफ्त प्रदान की जाती है। बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र चर्चा में रहा क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ी थी। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के प्रावधानों द्वारा शासित है तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम द्वारा शासित है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत। एक राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ईवीएम का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें किस राज्य की विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? तो केरल की चुनाव में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। नोटा के विकल्प को भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था वर्ष 2013 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया? 25 जनवरी को। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। भारतीय निर्वाचन आयोग देश की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है तो पंचायत चुनाव के प्रशासन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नहीं है तो इसका निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है संसद के दोनों सदन के द्वारा। CEC का अर्थ क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी, BS रमा देवी। भारतीय संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के तहत राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है चुनाव आयोग से। चुनाव की अधिसूचना जारी करता है चुनाव आयोग ही करता है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव 1989 में। किस वर्ष? 1989 में। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, यह जो है संचित निधि पर भारित है, यहाँ गलत दिया हुआ, ठीक ना। संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है अनुच्छेद 324, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण। भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन और निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है तो 15वां। किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? भाग 15 में।
संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत। भारत के में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को मतदान प्रतिशत कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार हुए थे 1993 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार 1993 में हुए थे। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324 में। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। अनुच्छेद 326 कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 326 कहता है। तो अभी हम लोग निर्वाचन आयोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है इस चैप्टर में। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यानारायण। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः कहा जाता है मतदाता सूची। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः कहा जाता है मतदाता सूची। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो मणिपुर था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य मणिपुर था। आचार संहिता जैसे ही चुनाव का घोषणा होता है लागू हो जाता है। मानदंड, आचार संहिता मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जिनका राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान पालन करना होता है। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का अभिप्राय क्या है? ट्रेल। टी का अभिप्राय क्या है? ट्रेल। किस प्राधिकरण ने PPRTMS पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो भारतीय चुनाव आयोग ने। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को कहा जाता है रिक्ति को भरने वाले को उपचुनाव। अगर बीच में ही भंग हो जाता है सदन तब चुनाव होता है तो उसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मई 1982 में हुए आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था? तो केरल में 1982 में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किया गया है गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। तो चलिए इस तरीका से संवैधानिक प्रावधान में फर्स्ट चैप्टर भारतीय चुनाव आयोग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग केंद्रीय एवं राज्य वित्तीय आयोग को कंप्लीट करेंगे। तो और ये बता दें कि इससे पहले कि NCERT का यह सीरीज चल रहा है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ऑनलाइन प्रश्न है जो कि विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके सिलेक्शन में काफ़ी ही मददगार होगा। तो NCERT का ज्योग्राफी, भूगोल का, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल का सीरीज कंप्लीट हो चुका है और इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ राज्य व्यवस्था का यह चौथा पार्ट है, संविधान और राज्य व्यवस्था का, और साइंस का भी चल रहा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस सभी का वीडियो देख सकते हैं और करेंट अफेयर कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से GK GS के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और नहीं लेना है तब कोई बात नहीं है। चलिए वीडियो को हो सके तो आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।